हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 4 फरवरी 2026 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। रिपीटेड सवाल को स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक ट्रेन एक कार से 60% अधिक की चाल से चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक साथ पहुंचती है। हालांकि यात्रा के दौरान ट्रेन 20 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर हमें कार की चाल निकालना है तो उसके लिए चाहिए दूरी और समय। दूरी दे रखा है 60 किलोमीटर। टाइम आपको निकालना होगा। टाइम कहाँ से आएगा? ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन है कार से 60% अधिक की चाल से चल सकती है। आप जानते हैं 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5, ठीक है। लिखते हैं कार को सी, ट्रेन को टी। कार की चाल अगर हम लोग 5 यूनिट मान लें तो ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा? इससे 3 अधिक यानी कि 8 यूनिट हो जाएगा। ये जो रेशियो है ये आपका क्या है? स्पीड का रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो 5/8 है तो आप बता सकते हैं यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8:5 हो जाएगा, ठीक है। कार अगर 8 यूनिट टाइम लेगा तो ट्रेन कितना लेगा? 5 यूनिट। तो यहाँ पर टाइम में डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस आपको एक्चुअल का खोजना है सवाल में। ये कहाँ मिलेगा? देखिए, कह रहा है कि ट्रेन जो है 20 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। रुकने के बावजूद भी ये इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है बी, इस पर एक साथ पहुंचती है। इसका मतलब क्या होगा कि वही दूरी तय करने में ये जो ट्रेन है ये 20 मिनट कम लेगा अगर ट्रेन को कंटिन्यूसली चलाया जाए, ठीक है। तो यही आपका टाइम का डिफरेंस होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है? 3 यूनिट का, जबकि एक्चुअल डिफरेंस सवाल में हमें मिला है 20 मिनट का, तो ये 20 मिनट के बराबर होगा। आपको कार का समय चाहिए तो कार का समय कितना है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 को 3 से डिवाइड करेंगे और 8 का निकालना है तो 8 से गुना करेंगे। तो ये जो आएगा मिनट में आएगा। दूरी किलोमीटर में है तो टाइम आपको घंटा में चाहिए, तो इसको आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है आवर में आ जाएगा। तो 20 से काट देंगे 3 बार में, तो ऊपर 8 नीचे 3 तिया 9, यानी 8/9 आवर का टाइम इसको लगता है। अब कार की स्पीड हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? दूरी 60 किलोमीटर उठाएंगे और टाइम इसका है 8/9। तो 8 नीचे रहेगा, 9 ऊपर चला जाएगा। 4 दूना 4 से ये 15 बार में, 15 नमा 135/2। तो 135 का आधा करना है, ये हो जाएगा 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एक आदमी 24,000 में एक सोफा सेट खरीदता है। वह मरम्मत पर 3,000 खर्च करता है और उसे 30,000 में बेच देता है। वह उसे फिर से 28,000 में खरीदता है और 1,200 की हानि पर बेचता है। कुल लाभ कितना है? रुपया में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, 24,000 में खरीदा और 3,000 का रिपेयर किया तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 24×3 27,000 का। और इसको बेचा है फाइनली 30,000 में। तो 27 का सामान आप 30,000 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट ले रहे हैं? 3,000 का। तो 3,000 का प्रॉफिट आपका, तो प्लस में लिख दिए। फिर वो क्या करता है? 28,000 में से खरीदता है और 1,200 रुपया की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हानि इन्होंने दे रखा है 1,200, तो प्रॉफिट 3,000 और हानि है 1,200 का। दोनों को जब साथ में कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा कितना? 30 - 12 1,800, ठीक है। तो 1,800 रुपया का ओवरऑल इसको प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। इस भिन्न का सरलतम रूप याद कीजिए, ठीक है। देखिए, ऑप्शन से थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स मान के। तो भिन्न का अंश मान लीजिए क्या? एक्स मान लीजिए, तो हर कितना हो जाएगा? x+6, ठीक है। यहाँ देखिए, अंश हर से 6 कम है, या फिर आप इसका उल्टा बोल सकते हैं कि हर जो है अंश से 6 अधिक होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर इन दोनों में
दो दो जोड़ दिया जाता है यानी कि x+2 और नीचे भी +2 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 2/3 मिलता है। तो ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये 3x इधर 2x, x का डिफरेंस है, इधर 6 इधर 16 10, ठीक है, 16 और 6 का डिफरेंस। तो x का वैल्यू आपको कितना मिला 10। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा था ब्लू वाला x/x+ से, ये इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसमें रख दीजिए। रखने से आपको मिलेगा यहाँ पर 10 ऊपर और नीचे मिलेगा 10 + 6 16। कटाएंगे 2 पंचे 2 अट्ठे, तो 5/8 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, ये डायमेंशन वाले एक घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घनों में ढाला जाता है। एक छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल देते हैं, कुछ करना नहीं, आपको रेशियो निकालना है किससे, एक छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्र, छोटा घन का किनारा है ये दे रखा है 4, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a² होता है, तो 6 इंटू ए आपका 4, 4 का स्क्वायर 16 रख देंगे। और नीचे आएगा आपका ये मूल घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, तो ये है डायमेंशन LBH। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया अगर निकाले तो क्या होता है 2 इंटू LB, तो 18 × 12 ये हो जाएगा 216 प्लस BH 12 × 96 प्लस HL 8 × 18 144। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, आप काट सकते हैं यहाँ से 2 से 3 बार में, 16 × 48 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका सबको जोड़ के 96 में 4 दे देंगे 100 हो जाएगा, 200 2 400, इधर 40 16 56 यानी 456। इसको कटा ले तो 4 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 12 से काट लेते हैं, 12 चौके 12 × 36 12 × 8 फिर से कट रहा है 2 बार में, 2 से 19, तो 2 और 19 आया है, ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर। आगे, एक 6 अंकीय संख्या ये है, 4 9 और 10 से विभाज्य है, तो x + z - y का मान ज्ञात कीजिए, जहां y सबसे छोटी संभव संख्या है। ठीक है, तो देखिए संख्या ये आपके पास, अगर ये 10 से डिविजिबल है तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0, तो z बराबर यहाँ से 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो z का वैल्यू तो 0 हो गया, तो y का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, और ये कह रहा है कि y यहाँ पर सबसे छोटी संभव संख्या है, तो y को 0 ले लीजिए। ठीक है, तो y का वैल्यू भी आपका 0 आएगा। अब देखते हैं ये, अब बचा आपके पास 9 से डिविजिबल, आप जानते हैं अंकों का योगफल 9 से कटनी चाहिए, तो ये 6 4 10 8 18, ये तो 9 से कट रहा है, इनका योगफल कुल मिला के 9 से कटने वाला आपको बनाना है, जिसमें y z 0 है, तो x का वैल्यू क्या पॉसिबल है, यहाँ पर x का वैल्यू आप 9 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर 9 लेंगे x का वैल्यू तो यहाँ पर रखने से 9 + z का वैल्यू 0 - 0, कुल मिला के 9 आंसर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब x का वैल्यू उन्होंने क्या लिया 0, 0 अगर आप यहाँ पर रख देते हैं तो आपको कुल मिला के 0 आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आगे, सचिन ने एक दुकान से 1120 रुपया में 52 पुस्तकें और दूसरी दुकान से 910 रुपया में 47 पुस्तकें खरीदी, उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रति पुस्तक औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एवरेज निकालना, देखिए ये टोटल दिया है, 52 पुस्तक का टोटल वैल्यू ये है और 47 पुस्तक का टोटल ये है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल वैल्यू टोटल पुस्तक का निकल जाएगा, कितना 11 9 20 2000 20 10 30 यानी 2030 रुपया में इन्होंने कुल मिला के 52 + 47 पुस्तक खरीदे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 99। अगर टोटल पुस्तक से टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कटाना होगा, ये अगर 100 मानते तो 2 बार में तो जाएगा ही, ये 2 बार में लगाएंगे तो 198 बचा कितना 5 50 हुआ, 0 लगेगा यहाँ पर, फिर 500 5 बार में जाएगा, यानी कि 20.5 के करीब जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, इसका मान ज्ञात करना, सिंपल सा आप इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 6 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, कितना भी पावर कर लें 6 का 6 ही यूनिट डिजिट रहने वाला है, और 0 का भी वही रहता है, तो 6 में से 0 घटाएंगे, यूनिट डिजिट आपको आंसर में 6 मिलना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे,
एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच क्रमशः यह अनुपात है 1:7 का। यदि बेलन के व्यास और ऊंचाई के बीच क्रमशः अनुपात ये है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, और पाई का ये वैल्यू लेना, यानी 11 का मल्टीपल आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका 11 का मल्टीपल, ये भी है। तो ऑप्शन है, तो आपको कैलकुलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है 1:7 है, और डायमीटर और हाइट का रेशियो ये है। देखिए डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा, यहाँ पर 7 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर लीजिए ताकि हाफ करने में आपको आसानी हो। तो ये आ जाएगा 14:12। अब इसको एक्स के टर्म में मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 14x और ये आ जाएगा 12x। ठीक है, अगर यहाँ से रेडियस आपको फाइंड करना है तो 14x का आधा हो जाएगा, यानी कि 7x। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। और ये जो है आपका, ये क्या है, ये h है, ऊंचाई। अब इसको कैलकुलेट करिए। बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, तो 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है यहाँ पर 7x, इंटू एच क्या है 12x, और वॉल्यूम होता है πr²h, तो पाई इंटू r²। तो यहाँ पर क्या है 7x, 2 बार गुना कर दीजिए, 7x गुना 7x इंटू एच वही 12x बराबर रेशियो है 1:7 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कटाएंगे। कटाते हैं तो ये तो कटना ही है, ये 7x कटना है, पाई कटना है, और यहाँ से ये 7 काट दीजिए, तो यहाँ पर x बच गया केवल, यहाँ 2। तो x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। आपको चाहिए इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7 लेंगे, पाई का वैल्यू, इंटू आर ये है 7x, x का वैल्यू 2 है, तो 7 दूना 14 आएगा, इंटू आर प्लस एच। तो आर ये है, एच ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो 12×7 19x हुआ। x का वैल्यू 2 है, तो 19 गुना 2 38 आ जाएगा, एक साथ दे देंगे यहाँ पर। 7 से ये 2 बार में कटा, अब नहीं कटने वाला है। इकाई अंक देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 8 8 64, 4 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में। ठीक है, आगे। पहले दौर के चुनाव में अमित को 63% वोट मिले, दूसरे दौर में उनके समर्थन में 24% की कमी आई। दूसरे दौर के बाद अमित को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले। सिंपल सा लॉजिकल सवाल है। पहले इसको 63% वोट मिल रहा था, अब परसेंटेज में 24% का कमी हुआ, तो मिला कितना 76%। ठीक है, पहले का 76%, अब पहले ये 63% उठा रहा था, इसका 76% निकालेंगे तो फाइनल परसेंटेज आपको मिलेगा। तो 76% को आप क्या लिख सकते हैं 0.67। अब गुना कर लीजिए, 6×7=42। ठीक है, और गुना ही कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों काफ़ी नज़दीक है। 7×21 बचा 2, 42×2 44, यानी 44.1% यहाँ से मिल गया आपको पॉइंट के पहला डिजिट से। अब दूसरा डिजिट का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 6 से इसको गुना करना होगा, 360 + 18 378, तो यहाँ पर 3.78% यहाँ से मिलेगा आपको। तो 44 3 47.8 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, यदि 6 और 5 भुजाओं वाला समबाहुभुज त्रिज्या r वाले वृत्त में अंतर्निहित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। देखिए पहले समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो चलिए एक सर्कल खींच लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, और इसी का एक और सर्कल खींचना होगा आपको सेम, क्योंकि यहाँ पर एक षटभुज है एक पंचभुज है, दोनों इसी सर्कल में है, तो एक साथ अगर हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब इसमें यह कहा है 6 भुजा वाला समबाहुभुज, तो ये क्या होगा समषटभुज होगा। तो आपको इस तरह से एक समषटभुज इसमें बना लेना है। एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको एक समषटभुज दिखेगा, ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। और अगर पंचभुज की बात करें तो दूसरे सर्कल में बना लेते हैं, इसमें 5 भुजाएं होगी।
ये आ गया, और ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब दोनों जो यहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है, दोनों का रेडियस यहाँ आ रही है, यानी इक्वल है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको देना है, किनके? ये समबाहुभुजों का। तो क्या करना होगा? एरिया निकालना होगा। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये समबाहुभुज है, इसका एरिया निकालना एकदम आसान है। अगर ये सेंटर से इनके लगातार दो शीर्ष को मिला देते हैं तो ये हमें क्या मिलता है? एक समबाहु त्रिभुज मिलता है। और ये दे रखा है आपका रेडियस आर, यानी ये आर हो जाएगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो यहाँ से आप कुछ भी चाहे तो आप समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या नहीं तो जो इसमें लगेगा वही आप इसमें भी लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये एंगल मान लीजिए अगर आपका थीटा है, तो एरिया निकालने के लिए इसमें भी एक बना लेते हैं ट्राइंगल उसी तरह का। ठीक है, ये मान लीजिए अल्फा है और ये आर है, ये आर है। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा? यहाँ पर लिखते हैं 1/2 गुना रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब गुना साइन, अगर इसका निकालना है तो आपको थीटा लगाना होगा, इसका निकालना है तो साइन अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए इसका ये कोण कितना होगा? अब जानते हैं यहाँ केंद्रीय कोण 360 डिग्री का है, और इस तरह का इसमें 6 भुजा है, तो 6 से आप अगर 360 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 60 डिग्री, यानी ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो एरिया यहाँ से अगर हम लोग निकालें, ठीक है, एरिया अगर निकालें समषटभुज का, तो ये आएगा 1/2 गुना रेडियस का स्क्वायर गुना साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 ले लेंगे, तो यहाँ से एक ट्राइंगल का एरिया आपको मिलेगा। अगर पूरा समषटभुज का एरिया आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? 6 से गुना करना होगा, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर 6 ट्राइंगल बनते हैं। तो चलिए यहीं पर हम लोग क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे, तो 2 से ये 3 बार में कटेगा, अब नहीं कटने वाला। ऊपर आ गया 3√3r², और नीचे आपका हो गया ये 2। तो ये आ गया एरिया टोटल समषटभुज का। अब करेंगे हम लोग ये समपंचभुज का। अब इसका एरिया निकालने के लिए वही चीज़, इसमें फॉर्मूला यही लगाना आपको। तो यहाँ पर अगर एरिया पंचभुज की बात करें तो यह हो जाएगा 1/2 गुना रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन एंगल कितना होगा? देखिए इसमें 5 त्रिभुज बनेंगे, यानी 5 भुजा है, तो 360 को 5 से डिवाइड करना होगा आपको। 72 डिग्री का इसका ये ट्राइंगल का एंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 72 का वैल्यू आपको रखना होगा, और ये तो हो जाएगा एक ट्राइंगल का। इसी तरह के यहाँ पर सबको मिलाने से 5 ट्राइंगल टोटल बनेंगे, तो 5 से आपको आगे क्या करना है? गुना भी करना है। तो 5 से गुना कर दें तो एरिया यहाँ से मिल जाएगा। तो ये रहेगा 1/2 गुना r²। अब साइन 72 का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो आप याद रखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं √10 + 2√5/4। ये जो है ये वैल्यू, ये आप साइन 72, ठीक है, या फिर कॉस 18 डिग्री का होता है, नोट करके रख लीजिए। ठीक है, और इसमें एक आप रख लीजिए यहाँ पर साइन 54 डिग्री या फिर कॉस 36 डिग्री, ये भी आगे पूछ सकता है किसी एग्जाम में। तो इसका जो होता है ये होता है √5 + 1/4। नीचे दोनों में 4 होता है, ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, गुना करना होगा। गुना जब कर दें तो ये आ जाएगा r²। ठीक है, और ये 5 आपका रह गया, तो 5 लगा देंगे, तो 5 r² गुना ये रूट के अंदर का वैल्यू 10 + 2√5, और नीचे हो गया आपका ये 4, और यहाँ पर 2 4 दूना 8। ये चीज़ आया है आपका ये। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो जब निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप चाहे तो लिख करके कटा सकते हैं, नहीं तो यहीं पर कटा दीजिए। r² ऊपर नीचे कटेगा, और क्या कटेगा? यहाँ पर देखिए 5 है, ठीक है, और यहाँ 2 है, 2 से अगर काटें तो ये 8 कट जाएगा 4 बार में। 4 यहाँ फ्रैक्शन रह गया, तो 4 से ऊपर 4 से दोनों रेशियो में अगर आप गुना करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12√3, और ये 4 कट जाएगा तो बचेगा 5, और रूट के अंदर का वैल्यू 10 + 2√5। ठीक है, जगह के अभाव में एक स्टेप हमने मन में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेगा फाइनल आंसर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा दे रखा है ऐसा?
ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। 14 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पानी बहता है। ये डायमेंशन है मीटर में। एक खाली आयताकार टैंक को भरने में पाइप को लगने वाले समय की गणना कीजिए, मिनट में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आयतन से आयतन को डिवाइड करने वाला बात है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये जो बेलनाकार पाइप है इसका आयतन निकाल लीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यूनिट भी आपको देखना, ये देखिए सब मीटर में है, ये भी मीटर में, लेकिन ये जो व्यास है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको आप क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 14/100। तो ये व्यास हो गया। तो रेडियस कितना होगा इसका, हाफ, यानी कि 7/100। ये आपका रेडियस है इस पाइप का। तो पाइप का अगर ये 5 मीटर तक आयतन निकालें तो ये आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू आप ले लीजिए, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा। आर हो जाएगा ये 7/100, और स्क्वायर होता है तो 2 बार यहाँ पर गुना करना होगा। एच क्या होगा, ये जो 5 मीटर का है प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये 1 सेकंड में ये पाइप का आयतन है। अब कितना टाइम लगेगा हमें तो पता नहीं, तो मान लेंगे यहाँ पर टी टाइम लगेगा बराबर। अब जिसे भरना है जो टैंक को, वो टैंक आयतन निकालिए। तो ये डायमेंशन है, घनाभाकार टैंक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सीधा सीधा जो वैल्यू है वो लग दीजिए। 8 × 6 × 4.62। अब कटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 काट देते हैं पहले, और 22 से ये कट जाएगा। 22 दूना 44, 22 एक्का 22। 2 अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना होगा। देखिए ये 100 जाएगा, उधर गुना होगा, पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ से 100 काट दीजिए। क्लियर है, 5 से ये कटेगा 20 बार में, और 7 से यहाँ पर काटेंगे इसको 3 बार में। अब नहीं कटने वाला, ठीक है। अब जब नहीं कटने वाला तो गुना कर लेंगे, यहाँ पर 8 6 के 48 अलग लिखेंगे, और ये देखिए 20 × 3 अलग रखेंगे 60। ये अलग क्यों रखे हैं ये आपको आराम से समझ में आएगा। ये जो टाइम आया है टी का वैल्यू, ये सेकंड में आया है, क्योंकि यहाँ जो गति है इसका मीटर प्रति सेकंड में है। अब मिनट में गणना करना, तो इसको आगे आपको 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये देखिए 60 अलग है, इसका मतलब 60 सेकंड 1 मिनट। तो 48 से गुना करेंगे तो 48 मिनट आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। यदि बी की आयु में से 6 वर्ष घटा दिए जाए और ए की आयु में 4 वर्ष जोड़ दिए जाए, तो ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? सिंपल सा, 2 लोग हैं ए और बी। ये कह रहा है ए जो है बी से 3 गुनी है। बी अगर 1 यूनिट का है तो ए होगा 3 यूनिट का। अब ये 6 माइनस किया है, 4 प्लस किया, उसके बाद ए जो है बी का 5 गुना हो गया है। तो बी अगर अब 1 यूनिट का है तो ए हो जाएगा 5 यूनिट का। तो ये जो रेशियो में चेंज आया है ये किस वजह से आया है? ये बी में 6 घटा दिया इन्होंने, तो बी यहाँ पर है माइनस का 6 कर देंगे। ए में क्या किया है? 4 जोड़ दिया, तो यहाँ पर प्लस का 4 कर देना है। अब जो तरीका है वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस। तो यहाँ 5 1 का 5, 3 1 का 3, कितना आ गया? 5 और 3 का डिफरेंस 2। लेकिन नीचे आपको इस तरह से करना है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर गुना करके आपको जोड़ देना है। तो यहाँ 30 + 4 34 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा 17 गुना दिख रहा है। 2 वर्ष पहले एक ही आयु, तो एक ही पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे, कितना होगा? ये 17 गुना हो रहा है तो ये भी 17 या 51 हो जाएगा। ये वर्तमान आयु है, 2 वर्ष पहले निकाला तो 2 माइनस कर देंगे, तो 49 साल जो है आंसर इसका आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, यदि 6 और 5 भुजा वाले समबाहुभुज को त्रिज्या r वाले वृत्त में अंतर्निहित किया जाए, वही सेम सवाल है जो हमने पिछले शिफ्ट में किया, ठीक है। सेम सवाल उठा के रख दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि cot t बराबर x है तथा t एक न्यून कोण है, तो साइन t का मान याद कीजिए। सिंपल सा है, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा में t है तो आपको cos स्क्वायर t लिखना है। अब देखिए ये 1 रहेगा, माइनस cos का वैल्यू x है तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - x स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे,
ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और 3 दिन बाद बी उससे जुड़ जाता है। बी के जुड़ने के बाद कार्य पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे? सिंपल सा है, पहले दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए को 8 दिन लगते हैं टोटल काम करने में और बी को लगते हैं 12 दिन। तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 तिया 24 जाएगा, 12 दूना 24 जाएगा। इसने कहा है कि भाई ए काम शुरू करता है, 3 दिन तक करता है, उसके बाद बी उससे जुड़ता है। तो ए के द्वारा 3 दिन में कितना काम होगा? 3 गुना ए का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 तिया 9 यूनिट करेगा ए। तो 24 में 9 ए ने कर दिया, तो बचा कितना? 15। तो इसी काम को दोनों मिलकर करेगा अब, क्योंकि बी भी उसमें शामिल हो गया है। तो अब ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का 2 है, तो 3 2 5 यूनिट काम होगा एक दिन में। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दिन का और टाइम यहाँ पर इसको लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, इस व्यंजक का वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, जो आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे। तो लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो सेम है, ये माइनस में यहाँ पर पावर है, माइनस में, तो इसको हम लोग उलट सकते हैं। तो ऊपर चला जाएगा तो x गुना एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा? x की पावर 4। और नीचे आपका ये y स्क्वायर रहेगा। क्लियर है? और यहाँ भाग है और ये वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव पावर है, अगर यहाँ गुना कर देंगे तो ये पलट जाएगा, 1/, ये हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव पावर के रहने से वजह से फिर ये ऊपर चला जाएगा, जिस तरह से इसको हमने किया है। तो ये कुल मिला के वाई स्क्वायर यहाँ का वैल्यू रह जाएगा। गुना ये कितना होगा? 1/x की पावर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कुल मिला के 1 आपका आंसर आएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। आगे, विभा ने 1 रुपये में 2 केले की दर से कुछ केले खरीदे और उतने ही केले 1 रुपया में 3 केले की दर से खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन केले कितने रुपये में बेचने चाहिए? ठीक है, तो देखिए, जब भी ये 2 जगह से सामान खरीदे और अलग अलग रेट से, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको सामान की संख्या को इक्वल करना है। तो यहाँ केला है, ये 2 केला खरीदा है 1 रुपया में और यहाँ पर 3 केला खरीदा है 1 रुपया में, तो केला की संख्या अलग अलग है, तो इक्वल करना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, तो हम लोग मान लेंगे टोटल 6 केला दोनों जगह से इसने खरीदा। अगर ये पहला वाला जगह से 6 केला खरीदता है तो इसको कितना रुपया भुगतान करना होगा? 2 केले का 1 रुपया, तो 6 केले का कितना? 3 रुपया। ठीक है, 2 तिया 6 तो 1 तिया 3 रुपया, ये रुपया है और ये जो है आर्टिकल्स है। अब यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ से अगर 6 केला ये खरीदेगा तो इसको कितना रुपया देना होगा? 3 केला 1 रुपया मिल रहा है, तो 6 केला 2 रुपया मिलेगा। सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 6 12 केला हुआ, रुपया लग गया इसका 3 2 5 रुपया। अब 12 केला यानी 1 दर्जन खरीदा 5 रुपया में, अब यही 1 दर्जन बेचेगा कितना रुपया में, ताकि इसको 40% का प्रॉफिट हो। तो देखिए, 40% का अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस 140% होना चाहिए। 140% मतलब आप जानते हैं 1.4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यही जो कॉस्ट प्राइस है इसका आपको क्या करना होगा? 1.4 गुना करना होगा, तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा 7 रुपया। ठीक है, तो ये 7 रुपया में इसको ये 12 केले बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। आगे, किसी बास्केटबॉल खेल में एक खिलाड़ी ने केवल 2 पॉइंट शॉट और 3 पॉइंट शॉट का उपयोग करके 36 रन बनाए। उसने कुल 16 सफल शॉट लगाए। उसने कितने 2 पॉइंट और कितने 3 पॉइंट शॉट लगाए? आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो जो हम लोग करते हैं हमेशा क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट वाला शॉट है, ये 3 पॉइंट वाला शॉट है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो 3 पॉइंट वाला शॉट है ये भी 2 पॉइंट वाला ही शॉट है, तो पॉइंट दोनों का सेम हो गया। और टोटल इन्होंने 14 शॉट लगाए, तो टोटल कितना पॉइंट होना चाहिए? 14 गुना 2, 28 पॉइंट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने 36 लाया है, तो कम हो गया। ठीक है, 36 से 28 कम है, कितना कम है? 8। तो ये 8 का कमी किस वजह से यहाँ पर आया है? ये आपने
3 पॉइंट को 2 पॉइंट लिया था, एक कम लिया तो एक से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ के डिफरेंस को यहाँ के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8। तो ये 3 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट वाले 8 शॉर्ट इसने लगाए, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 2 पॉइंट वाला निकालना है तो यहाँ पर टोटल 14 है जिसमें 8 ये है, तो बचा कितना 6 2 पॉइंट वाले। सिंपल सा, आप एक्स वाई मान के भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे 2 पॉइंट वाला को एक्स मान लेंगे, 3 पॉइंट वाला को वाई मान लेंगे, फिर इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसके बाद इसका तीसरा स्टेप सॉल्व करते हैं। एक कर्मचारी टैक्सी की यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 20 रुपया और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 10 रुपया का क्लेम करता है। एक सप्ताह में उसने 120 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2200 रुपया का क्लेम किया। उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की? सेम पिछले कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कार का रेट है 10 रुपया और टैक्सी का रेट यहाँ 20 रुपया है, तो क्या करेंगे, इसको आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये भी 10 रुपये का ही रेट लेता है। तो अब इसको कितना रुपया देना चाहिए? 120 किलोमीटर का यात्रा इसने कवर किया, दोनों को हमने सेम बना लिया तो 10 से यहाँ पर गुना होंगे तो 1200 रुपया इसको मिलने चाहिए, क्लेम करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल में देखते हैं तो ये 2200 का किया है, तो यहाँ कमी आया कितना, 1000 का कमी आया। तो ये 1000 का कमी यहाँ पर किस वजह से आया, ये हमने 20 रुपया को 10 रुपया मान लिया था, तो कितना का डिफरेंस 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 कट जाएगा, 100 यहाँ पर जो है आएगा। किसका किसका हमने कम किया था? टैक्सी का। तो टैक्सी का यात्रा यहाँ 100 किलोमीटर का होगा और इसी का पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है, जबकि एक घनाभाकार डिब्बे के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ये दे रखा है। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कर्व सरफेस एरिया आपको इसका निकालना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आप जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, रूट अंडर इनके आसन्न फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल। तो आसन्न फलक 160 है, गुना यहाँ 64 है, गुना 40 है। इन तीनों को अगर गुना करके वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयतन। तो आयतन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और रेशियो देखिए 5 4 4 का है, एक्स में मान लीजिए 5x 4x और ये भी 4x। आयतन अगर निकालें तो तीनों को गुना करना होगा, 4 चौके 16 पंचे 80 और x 3 बार आया तो x का क्यूब यहाँ पर इसका आयतन होगा। जबकि यहाँ पर कितना होगा, कर लीजिए कैलकुलेट, 64 का 8 निकाल लेंगे और यहाँ 16 चौके 64, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 80 80 80 काट देंगे, x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 8 का घनमूल 2। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए आराम से। तो जब x का वैल्यू हमें मिला है तो हम लोग यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं, वो बाद में हम लोग एक साथ रख देंगे। अब देखिए ये जो पूछ रहा है डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये घनाभ है या फिर आप एक कमरा मान सकते हैं। तो कमरा का जो लेटरल सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी चार दीवारी का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी जो परिमाप है उसको ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू परिमाप कितना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई 5 4 9 है और h कितना है 4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रेशियो में। लेकिन अगर हमें एक्चुअल निकालना है तो ये जो आपको x का वैल्यू आया था 2, इसका स्क्वायर से यहाँ पर गुना करना होगा। तो कितना होगा, 4 चौके 16 दूना 80, 80 गुना 9, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेट, एक बार चेक कर लें, 5 4 9, ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई इसका 4 आया है और ये है आपका 2 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 16 में 144 दूना 288 आएगा। क्लियर है। तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पर हमने ये क्यों किया, ये आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार बताया। या फिर अगर कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू रख सकते हैं एक्स का सभी में, फिर आप वो एक्स रखने के बाद वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर आपको आंसर आएगा। आगे
एक कार 20 किलोमीटर की 3 क्रमागत दूरियां क्रमशः इन चालों से तय करती है। उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल हमें निकालने के लिए क्या चाहिए? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा? ये 20 किलोमीटर का 3 क्रमागत दूरी, यानी 20-20 किलोमीटर 3 बार इन्होंने तय किया। तो 20 गुना 3, ये इसका टोटल दूरी होगा 60 किलोमीटर। टाइम कितना होगा? पहला 20 किलोमीटर 10 का स्पीड है, तो 10 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो 2 घंटा आएगा। फिर 20 किलोमीटर के चाल से 20 को डिवाइड करते हैं, 1 घंटा आएगा। और यहाँ 40 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो आधा घंटा, यानी कि 1/2 आवर। तो ये इसका हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो ऊपर तो 60 हो गया, नीचे कितना होगा? 3, यानी 3.5, 7/2। तो 7 नीचे, 2 ऊपर भेजेंगे। 120/7, 17 से 119 होता है, 1/7 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, एक ठेकेदार ने एक दीवार बनाने के लिए 24 आदमियों को काम पर रखा और उन्होंने काम 12 दिनों में पूरा करना था। 5 दिन साथ काम करने के बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। शेष आदमियों द्वारा काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखिए, अगर हम लोग देखें तो 24 आदमी का काम 12 दिनों के लिए था इनिशियल में। टोटल वर्क इसको कह सकते हैं, जिसमें 5 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया। ठीक है, 12 दिन का काम था, 5 दिन साथ में कर लिया तो 7 दिन का ही काम रह गया। ठीक है, 12 में 5 घटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि 24 आदमी का 7 दिन का काम अभी शेष है, यानी टोटल काम अभी कितना बचा है? 24 गुना 7। अब इस काम को कौन करेगा? जो बचे आदमी है। 6 आदमी चले गए, टोटल आदमी 24 थे, तो 24 में 6 घटा देंगे, बचेगा कितना? 18। इन्हीं आदमियों को करना, मान लीजिए x दिन लगेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 6 तिया 6 चौके, तो ये आ गया आपका 28/3। 28/3 को आप क्या लिखेंगे? 9 सही 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, इसको हल करना है। ऑब्जर्व करिए, फॉर्मूला है ये आपका a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं। अगर आपको पता नहीं या फिर भूल गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - का ca। ठीक है, और नीचे इन्होंने क्या लिखा है? नीचे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला, ये जो सेकंड ब्रैकेट है वही लिखा गया है, a² + b² + c² -ab - bc - ca। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप एग्जाम में आंसर कैसे लगाएंगे? देख करके, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ तो इसका कटना ही है। बचा क्या? a + b + c। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये, तीनों को जोड़ना है। तो 6 2 8 6 14, 14 तो इधर इंटीजर आ गया पॉइंट के बाद, 9 8 17 3 20, 2 आया। तो 14 + 2 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसमें ए बी और सी का वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे। आगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में कुल मतदाताओं में से 49% मतदाताओं का मत प्राप्त हुआ और उसने दूसरे उम्मीदवार को 120 मतों से हरा दिया। यदि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या याद कीजिए। तो मान लेंगे मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, अब इनमें से 49% तो इनको मिलेगा जो विजेता है। तो 100 का 49% कितना? 49। तो 49 मिल गए विनर को। अब क्या कहा है कि 10% वोटर ने वोट नहीं किया, तो टोटल वोट 100 माने हैं। 10 अगर वोट नहीं किया तो 10 आपको माइनस करना होगा। तो वोट करने वाले कितने बचे? 90। अब 90 वोट किए हैं, जिसमें 49 इन्होंने ले लिया है विनर। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 90 में 49 घटाएंगे तो यहाँ से 41 आपको मिलेगा हारने वाले का। और यहाँ पर हराया है 120 मतों से, डिफरेंस 120 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 8 का। तो ये 8 का डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस 120 के बराबर होगा। ये 15 गुना हो रहा है। तो आपको टोटल वोट निकालना, तो 100 का 15 गुना करना होगा, तो ये 1500 आंसर इसका आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे,
इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना, साधारण सा सवाल है। 48 मतलब 16 या 48, तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, रूट में बच जाएगा 3। 75 मतलब 25 या 75, तो 25 का 5 आएगा, रूट में बचेगा 3। इसको डिवाइड करना आपको √3 से, तो √3 कट जाएगा, 4 5 9 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे, यदि किसी घनाभ की लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और उसका आयतन ये है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, आप जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। तो L ये है, B ये है, आपको H निकालना है। तीनों को गुना करने से आपको ये मिलेगा। अगर हमें ये निकालना है तो इन दोनों से आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो लंबाई है 21 और ये जो चौड़ाई है 2, इन दोनों को गुना करके इसको डिवाइड करना होगा। तो 21 से ये कट जाएगा, 4 बार 84, 7 79 हुआ, 21 तिया 63, 21 अट्ठे 168, 2 से ये, तो 219 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर इकाई अंक भी देख सकते थे, जैसे इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, और इसको अगर आप गुना करते तो 1 गुना 2 2 आ रहा है, इसका इकाई अंक 2 है। तो 8 इकाई अंक वाले संख्या और यहाँ पर 2 इकाई अंक वाले संख्या अगर आप डिवाइड करते हैं तो भागफल में या तो 4 आएगा या फिर 9 आएगा। 4 वाला तो दिख नहीं रहा, 9 वाला आपको एक ही था, या आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, आगे। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।